Hello everyone. Today we are going to discuss our chapter number 4 of class 9. Okay. Now let's start. What happened in the chapter number 4? क्या है chapter number 4 के अंदर? तो basically in this chapter structure of atom. यहाँ पर हम इस chapter में हम क्या discuss करेंगे? Structure of atom. कि atom क्या है? What is the structure of atom? एटम के अंदर कौन कौन से हम यू कह सकते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, उन पे कौन सा चार्ज है, ये सब हम इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज चार्ज पार्टिकल्स इन द मैटर. मैटर अगर हम देखो एवरीथिंग, जो हम हर किसी चीज के बारे में हम बात करते हैं तो एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन आर सराउंडिंग इज नोन एज द मैटर. जो है मैटर है जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, विच कैन ऑक्यूपाई, जिसके पास स्पेस है, ऑक्यूपाई सम स्पेस, विच हैव सम मास, वॉल्यूम. ठीक है, वो सब क्या है, मैटर है. तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, तो उस मैटर के अंदर कौन से चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ओके, तो नाउ एटम्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एक एटम के अंदर थ्री टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर, वो कौन कौन से हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. कौन कौन से हो गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज. अगर हम बात कर रहे हैं चार्ज की तो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल ई से. ठीक है, स्मॉल ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके ऊपर क्या चार्ज लगा रहे हैं? नेगेटिव चार्ज. तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को. प्रोटॉन्स को हम किससे लिख रहे हैं? स्मॉल पी से, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाया है? पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल पी और पॉजिटिव चार्ज से. ओके, अब यहाँ पर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/2000 द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम. कि यहाँ पर हम कैसे मास फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के मास को हम फाइंड आउट करें तो इलेक्ट्रॉन का मास 1/2000 द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम. कि कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 1/2000 ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. एक हाइड्रोजन एटम के 1/2000 मास के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास. The mass of proton is equal to the mass of hydrogen atom. और mass of proton क्या होगा? Equal to the mass of hydrogen atom and is taken as 1 unit. ये कैसे डिनोट करेगा? 1 यूनिट को डिनोट करेगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास देखा तो वो कितना हो गया? 1/2000 ऑफ द हाइड्रोजन एटम. और प्रोटॉन किसका, प्रोटॉन क्या है? इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम. कि प्रोटॉन का कितना होगा? हाइड्रोजन एटम के इक्वल होगा. नाउ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इज टेकन एज 1 यूनिट. तो मास ऑफ अगर हम न्यूट्रॉन का देखें तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये भी किसके इक्वल होगा? हाइड्रोजन एटम के. नाउ डिस्कवरी ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स. अब यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी कि किस तरीके से उन्होंने जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? यस तनिष, स्टैंड अप. व्हाट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स? वेरी गुड. क्या है हमारे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सिट डाउन. तो नाउ अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी? किसने इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया था? किसने प्रोटॉन को फाइंड आउट किया था? किसने न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट किया था? नाउ in 1900 J.J. Thomson discovered the presence of the negatively charged particles called electron in the atom. तो सबसे पहले who discovered the electron? Negatively charged particle. Who discovered the electron?
किसने करी थी? जे थॉमसन। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को डिस्कवर किया था, और वो कौन साइंटिस्ट थे? जे थॉमसन। नाउ इन 1886 E. Goldstein discovered new radiation in gas discharge and called them canal ray. These rays were positively charged. So this later lead to the discovery of the positive charge particles. Which is the positive charge particle? Proton. So proton in the atom. So this means कि who discovered the proton? Proton को किसने discover किया था? Goldstein. Who discovered the proton? Goldstein. तो यहाँ पर आपके टू साइंटिस्ट आ गए. वन जे थॉमसन जिन्होंने किसको डिस्कवर किया था? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को. एंड द सेकंड साइंटिस्ट इज गोल्डस्टीन जिन्होंने किसको डिस्कवर किया था? प्रोटॉन को डिस्कवर किया था. In 1932, Chadwick discovered the presence of particles having no charge in the atom called neutrons. तो ये आपको तीनों साइंटिस्ट लर्न होने चाहिए कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने. प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने. और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन. तो दीज आर द थ्री मेन साइंटिस्ट. ये थ्री मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग ये दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनकी उन्होंने डिस्कवरी करी थी. नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की. एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख लिए. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे है? थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. राइट अबाउट द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. की जो थॉमसन मॉडल है, तो थॉमसन दिस इज द थॉमसन क्या है? एक साइंटिस्ट है. ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर देखा और उन्होंने उनके अकॉर्डिंग एटम को किस तरीके से रखा, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज सिमिलर टू अ Christmas pudding. The pudding had positively charged and the electrons have negatively charged but like plums on the pudding. तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि जो जे थॉमसन है उन्होंने इसको किस तरह से माना था? क्रिसमस की पुडिंग की जैसे माना था, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिवली चार्ज बट लाइक प्लम्स. ये देखो, ये इस तरीके से एक पुडिंग का उन्होंने देखा था कि ये पुडिंग है. तो इसके अंदर ये जो स्फीयर है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको उन्होंने क्या कहा था? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और उसके अंदर these are the electrons. ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. these are known as the negatively charged. एक और इसको हम ले सकते हैं वाटरमेलन की जैसे. तो वाटरमेलन का जो रेडिश वाला पार्ट है उसको उन्होंने क्या कह सकते हैं? उसको पॉजिटिवली चार्ज. और जो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं बीच बीच में, तो these seeds these are known as the negatively charged particles. इस तरीके से उन्होंने एक थॉमसन मॉडल उन्होंने ये डिस्क्राइब करा था कि जो एटम है, एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिवली चार्ज एरिया है, वो कहाँ पर है? वो पुडिंग की जैसे पॉजिटिव चार्ज एरिया यहाँ पर पूरा स्प्रेड है. नाउ जो इसके अंदर इस तरह से हम ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दीज आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ये क्या है? प्लम्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. सेम वाटरमेलन के अंदर भी ऐसे ही है. जो रेडिश पार्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि एटम के अंदर कि जो जितना वाटरमेलन के अंदर जो रेडिश पार्ट होता है, तो इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज स्प्रेडेड है, और जो सीड्स है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज को शो करेंगे. An atom consists of a positive charge sphere and the electrons are embedded in it. क्या है कि पॉजिटिव चार्ज कैसा है? स्फीयर के अंदर है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इसके अंदर एम्बेडेड है. इसके अंदर the negative and positive charge are equal in magnitude, so the atoms as a whole is electrically neutral. उन्होंने क्या कहा कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों क्या है? इक्वल है. दोनों कैसे है? इक्वल है. तो इसलिए तो अगर हम ओवरऑल एटम के ऊपर देखें तो ओवरऑल एटम कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल
या तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता तो नेगेटिवली चार्ज है। बट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए जो हमारा एटम है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो दिस इज द थॉमसन मॉडल। नाउ के बाद अदर साइंटिस्ट आए थे। द सेकंड साइंटिस्ट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जो सेकंड साइंटिस्ट आए थे वो कौन थे, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और रदरफोर्ड के क्या ड्रॉबैक्स थे, उन्होंने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था। ओके, नाउ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, तो इसके अंदर रदरफोर्ड अलाउड अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा particles having positively charged to fall on a thin gold foil. He observed that, उन्होंने क्या किया कि रदरफोर्ड ने कि एक गोल्ड फॉइल ली थी उन्होंने, ठीक है, एक थिन गोल्ड फॉइल मेम्ब्रेन उन्होंने ली थी। उस गोल्ड फॉइल मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज जो आपके ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज। इन अल्फा पार्टिकल्स को उस गोल्ड फॉइल, दीज आर द गोल्ड फॉइल, ये आपकी क्या है, गोल्ड फॉइल है। अब यहाँ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को पास आउट करवाया, ठीक है। अब जब वो अल्फा पार्टिकल्स कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो उन्होंने जब इसको पास आउट करवाया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया most of the alpha particle pass straight through the gold foil, कि कई सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, स्ट्रेट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो इधर उधर मूव नहीं करे, स्ट्रेट लाइन में वो क्या हो गए, मूव हो गए। Some of the alpha particles were slightly deflected by small angles, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्लाइटली क्या हो गए, डिफ्लेक्टेड हो गए, मतलब कि उन्होंने अपने पाथ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे ये मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कि वो इस तरह से सीधे ही निकल गए, ठीक है, उन्होंने अपने पाथ को चेंज नहीं किया। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, ये देखो स्लाइटली, ये उनका क्या हुआ, पाथ थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया, कि मतलब ये गोल्ड फॉइल है, उससे उनको स्ट्रेट निकलना था, बट उनका पाथ क्या हो गया, थोड़ा सा पाथ चेंज हो गया। दिस इज द डिफ्लेक्टेड। ओके, नाउ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, कि मोस्टली तो सब निकल गए थे, पास आउट हो गए थे, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स या मोस्टली वन अल्फा पार्टिकल रीबाउंड, रीबाउंड मतलब कि वो वापस उसी पाथ में वापस वो मूव कर गया, जिस डायरेक्शन से वो आ रहा था उसी डायरेक्शन में वापस मूव कर गया, लाइक दिस, कि ये यहाँ से आ रहा था और वापस क्या हो गया, इसी डायरेक्शन में क्या कर गया, मूव कर गया। तो अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस ऑफ न्यूक्लियस, कि उसने क्या किया कि वो न्यूक्लियस से वापस कम बैक, वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, बैक आ गया। तो दिस इज द रदरफोर्ड मॉडल एंड द कंक्लूजन, कि उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था, कि रदरफोर्ड ने क्या देखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, वो स्ट्रेट लाइन में चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हो गए, उनका पाथ थोड़ा सा चेंज हो गया, a few alpha particles bounce off nucleus। तो ये तो उन्होंने इसको ऑब्जर्व कर लिया था। नाउ कि कंक्लूजन फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने क्या किया था, इसको अल्फा स्कैटर्ड एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया था, अल्फा स्कैटर्ड एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने कंक्लूजन तो निकाल लिया, बट उन्होंने ये सोचा कि व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन था कि जो अल्फा पार्टिकल्स है स्ट्रेट लाइन में चले गए, क्या रीजन था जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हो गए, या फिर क्या रीजन था जो वन अल्फा पार्टिकल्स वापस कैसे हो गया, रीबाउंड हो गया। तो उसके लिए द मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। उन्होंने क्या कहा कि जो अगर हम एक एटम के बारे में देखते हैं तो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, खाली है। इसलिए जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो
most of the alpha particles pass straight through the gold foil. इससे कैसे हो गए वो पास आउट हो गए, क्योंकि जब वहां पर कोई बैरियर ही नहीं है तो वो क्या होंगे, सीधे अल्फा पार्टिकल्स पास आउट हो गए, कोई भी वहां पर बैरियर प्रेजेंट नहीं है. नाउ the atom had a small nucleus having positively charged, because some of the particles having positively charged were slightly deflected by small angles. तो उन्होंने क्या देखा, सेकंड की उन्होंने क्या देखा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से मूव डिफ्लेक्ट हो गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए थे, डिफ्लेक्टेड हो गए थे. तो व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन था कि वो अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से डिफ्लेक्टेड हो गए. तो द रीजन इज कि द एटम हैड स्मॉल न्यूक्लियस, एटम में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और उस न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, द न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज. तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर जब अल्फा पार्टिकल्स भी कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स भी कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और जो न्यूक्लियस है वो भी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज. तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे न्यूक्लियस के पास आता है तो वो क्या हो जाता है, जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, स्लाइटली डिफ्लेक्टेड. वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, वो स्लाइटली क्या हो जाता है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है, उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. The size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. कि अब यहाँ पर क्या है, अगर हम न्यूक्लियस का साइज देखें तो the size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. एटम के साइज से न्यूक्लियस का साइज कैसा है, बहुत छोटा है, बहुत कम है. Because very few alpha particles appear to rebound and most of the positive charge and mass of the atom is in the nucleus. कि क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर ये हमारे गोल्ड फॉइल थी, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस, ठीक है. तो जब अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पे आया ये वापस क्या हो गया, रीबाउंड, वापस क्या हो गया, रीबाउंड हो गया, ये आगे पास नहीं हुआ. तो इसलिए न्यूक्लियस का साइज उन्होंने छोटा इसलिए बताया है क्योंकि कितने सारे अल्फा पार्टिकल्स तो पास आउट हो गए थे, लेकिन इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स में कुछ अल्फा पार्टिकल्स यानी 1 या 2 अल्फा पार्टिकल्स ही वापस क्या हुए थे, रीबाउंड हुए थे. तो इसका मतलब कि वो ही या तो 1 अल्फा पार्टिकल ही जाके कहाँ हिट हुआ है, न्यूक्लियस में. तो इसका मतलब कितना स्मॉल साइज है न्यूक्लियस का कि एक जाके सेंटर से हिट हुआ है तो वो वापस क्या हो गया, बैक. Because very few alpha particles appear to rebound, most of the positive charge and mass of the atom is in the nucleus. Clear? So these are the कि ये उन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट, और ये उनका क्या था कंक्लूजन, कि क्या रीजन था. वो उनका एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा, ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्वेशन में क्या मिला, उनको 3 पॉइंट्स मिले थे ऑब्जर्वेशन में. अब वो जो 3 पॉइंट्स थे उनका उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला. ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. नाउ अब यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल में कुछ उन्होंने और चीजें भी बताई थी कि एटम हैव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस. क्या कह रहे हैं कि एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एटम के पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर, कहां पर है, सेंटर में, एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस. कि जो एटम का जो मास है वो कहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. The electrons revolve around the nucleus in different orbits. कि जो उन्होंने बता दिया कि मोस्ट ऑफ द मास कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में. अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और इन डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर. उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कल पाथ में मूव कर रहे हैं, और दिस सर्कल पाथ इज नोन एज द ऑर्बिट.
चार्ज न्यूक्लियस है और ये हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, जो दीज आर द ऑर्बिट। ये क्या है? ऑर्बिट्स है। ये सब ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई हमारी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और दिस इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जो एटम्स है वो क्या करेंगे? इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? इसके अंदर मूव करेंगे। नाउ देयर आर सम ड्रॉबैक्स कि रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन भी निकाला, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट भी किया, बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स, कुछ ड्रॉबैक भी थे रदरफोर्ड मॉडल के। वो ड्रॉबैक्स क्या थे? Any particle in a circular orbit would undergo acceleration, and during acceleration, the charged particle would radiate energy. So the revolving electrons would lose energy and fall into the nucleus, and the atom would be unstable. उन्होंने क्या कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहेंगे, ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते रहेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं? एक्सीलरेशन कर रहे हैं। ड्यू टू एक्सीलरेशन उनकी एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और जब उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एनर्जी लॉस हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर जाएंगे? इनटू द न्यूक्लियस। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मूव कर जाएंगे तो एटम वुड बी अनस्टेबल। एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि वी नो दैट एटम इज अ स्टेबल। हम क्या जानते हैं? एटम आर स्टेबल। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर कि उन्होंने क्या पूरा एक्सप्लेन किया, बट क्या चीज थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए? तो ये था कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरीके से ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द नेक्स्ट। अब जब रदरफोर्ड मॉडल हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, दिस इज द बोर मॉडल ऑफ एटम। तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे वो कौन थे? बोर। और उन्होंने क्या दिया था? बोर मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने एटम का बोर मॉडल दिया था। ठीक है। अब बोर मॉडल क्या कहता है कि एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। An atom has positively charged nucleus at its center, and most of the mass of the atom is in the nucleus. Clear है? उन्होंने क्या कहा कि एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एटम के पास क्या है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। और जो मोस्ट मास है एटम का, मास मोस्ट ऑफली कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। The electrons revolve around the nucleus in special orbit called discrete orbits। कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? स्पेशल ऑर्बिट में क्या करते हैं? मूव करते हैं। और इस ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, शेल भी कह सकते हैं। ठीक है। Now, these orbits are called shell or energy levels। इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? शेल कह सकते हैं, या फिर इन ऑर्बिट्स को हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी लेवल। आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर KLMN। ये देखो, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और दीज आर द सेल। ये हमारी क्या है? शेल है, जिनको हम क्या कह रहे हैं? KLMN। या फिर हम 1 2 3 4 से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि या फिर हम उसको नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। या फिर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं K शेल, L शेल, M शेल, या फिर H शेल। ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी डिस्क्रीट ऑर्बिट। While revolving in the discrete orbit, the electrons do not radiate energy। जब इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को
हमने देख लिया कि शेल्स उन्होंने हमें बता दी कि के शेल है, एम शेल है, एन शेल है. So now we discuss about the distribution of electron in different shell. कि अब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है डिफरेंट शेल्स में, कि के शेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एम शेल में किस तरह से होगा. तो यहाँ पर the distribution of electron in different shell was suggested by the Bose and Bury. The following are the rules for filling electrons in the different shell. यहाँ पे the maximum number of electron in a shell is given by the formula 2n square. What is the formula? 2n square. तो यहाँ पर अगर हमें किसी ऑर्बिट में या किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो हम किस फॉर्मूले से करेंगे? 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? फिल करेंगे. तो n is the number of the shell. n क्या है? नंबर ऑफ द शेल. कौन कौन सी है? 1 2 3. ओके. तो फर्स्ट शेल इज के शेल. कैसे करेंगे? 2n स्क्वायर 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2. तो कितने इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं? 2. अब जैसे L के अंदर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन. M के अंदर लेंगे तो 3 का स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 18 इलेक्ट्रॉन. फोर्थ यानी N शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 30